नमस्कार, आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज रिएक्शन मैकेनिज्म को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत अहम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है, क्यों वो बातें जरूरी होती हैं, क्या रिएक्टिविटी होती है सबस्ट्रेट की, रिएजेंट की, ये सारी बातें आज की चर्चा में करेंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम लोग आगे बढ़े इसके पहले आप सभी से आशा है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आप उनको पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और ये क्रम हमारा एडवांस के एग्जाम तक जारी रहेगा कि आप सभी को पूरा कोर्स हम करा सके। तो इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों देखिए, जैसा कि नाम है, यहां पर जो रिएक्शन होता है उसका मैकेनिज्म होमोलिसिस के माध्यम से होता है। हमने आपको बताया था कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जब होता है तो बॉन्ड का टूटना एक अहम रोल प्ले करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होमोलिसिस होती है। आप यहां पर मेरे इस फिगर से देख सकते हैं, यहां पर हमने एक अल्केन का रिएक्शन क्लोरीन से कराया है। अब देखिए, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जब चलता है तो यहां पर अल्केन का अल्काइल और हाइड्रोजन के बीच का होमोलिसिस होता है। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड है उसमें से एक अल्काइल ले जाएगा, एक हाइड्रोजन। इसी प्रकार Cl2 का बॉन्ड भी होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, एक ये Cl ले जाएगा, एक ये Cl। अब क्या होगा, ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल है ये एक Cl रेडिकल के साथ मिलकर अल्काइल क्लोराइड बनाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन रेडिकल एक Cl रेडिकल के साथ मिलकर HCl बनाएगा। ये देखने में जैसा सिंपल लग रहा होता है, सिंपल होता नहीं है। इसमें एक मैकेनिज्म, एक तरीका होता है। चलिए उसको देखते हैं। स्टूडेंट, अगर आप इसके मैकेनिज्म पर गौर करें तो यहां पर कुछ अहम स्टेप्स होते हैं, उनका क्या नाम होता है, क्या रोल होता है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। आप यहां देखिए पहला स्टेप क्या है। जैसे आपने क्लोरीनेशन कराना है बच्चों, क्लोरीनेशन कराने के लिए अगर आपको हाइड्रोकार्बन का कराना है तो आपको वेसल में हाइड्रोकार्बन लेना होगा जिसको हमने RH से डिनोट किया है, और आपको क्लोरीन गैस लेनी होगी। अगर आप इसको फ्री रेडिकल से प्रोपोगेट कराना चाहते हैं, इस रिएक्शन को करवाना चाहते हैं, तो यहां पर कुछ कंडीशंस है जो आवश्यक है। या तो आपको लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अधिकांश आप यहां लाइट का जिक्र देखेंगे, या आपको हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करना होगा, या आपको बर्तन में एक्सटर्नल कोई फ्री रेडिकल लेना होगा जो रिएक्शन को इनिशिएट करवाए। तो आमतौर पे हम लाइट के साथ ये रिएक्शन करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है जिसको हम लोग चेन इनिशिएशन, जो स्टेप 1 है इसका नाम है चेन इनिशिएशन। ये देखिए नीचे लिखा है चेन इनिशिएशन। यहां होता क्या है, लाइट का एक फोटोन, एक क्वांटा आता है और इस बॉन्ड पर गिरता है, इस बॉन्ड को बीच से तोड़ता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाला Cl, दूसरा इलेक्ट्रॉन राइट वाला Cl लेकर इस बॉन्ड का होमोलिसिस होता है और यहां पर क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। दिस इज स्टेप 1 जिसको चेन इनिशिएशन बोलते हैं। चेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम देखेंगे एक चेन रिएक्शन होता है जिसकी ये शुरुआत है, उसको बोलते हैं इनिशिएशन। अगला स्टेप, हाइड्रोकार्बन जो आपने बर्तन में एक्स्ट्रा जो रॉ मटेरियल के तौर पर लिया है, इस पर इस Cl रेडिकल का अब अटैक होता है। ये रेडिकल इस अल्काइल और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है होमोलिसिस के लिए, और Cl रेडिकल की प्रेरणा से इसका होमोलिसिस होता है। आखिर Cl रेडिकल क्यों इसको होमोलिसिस के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि Cl रेडिकल आता है, इससे बोलता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हम अनस्टेबल हैं, हमको स्टेबिलिटी दो। और ये तुम तभी कर सकते हो जब तुम भी रेडिकल्स में ब्रेक करो, तब मेरा एक इलेक्ट्रॉन एक रेडिकल, तुम्हारे एक इलेक्ट्रॉन एक रेडिकल से मिलकर एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इसकी हेल्प करने के लिए इसका होमोलिसिस होता है, और होमोलिसिस में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन R के पास आता है, एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन
Cl अपने से पेयरिंग करा लेता है और एक कोवलेंट बॉन्ड इनके बीच में बन गया HCl, रह क्या जाता है अल्काइल फ्री रेडिकल। तो यहां पर मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट है वो नॉन पोलर अल्काइल फ्री रेडिकल होता है। अब ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल स्टेप 2 में बना है, ये अब जाकर Cl2 पर अटैक करता है। ये रेडिकल Cl2 से बोलता है तुम रेडिकलाइज हो जाओ, तुम रेडिकल में कन्वर्ट हो जाओ, होमोलिसिस हो जाओ। तो तुम्हारा Cl का एक इलेक्ट्रॉन मेरे एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसकी प्रेरणा से Cl2 का होमोलिसिस होता है और यहां पर R का एक इलेक्ट्रॉन एक Cl के एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर आपस में कोवेलेंट बॉन्ड RCl बनाता है और Cl रेडिकल रह जाता है। अब ये Cl रेडिकल जो तीसरे स्टेप में बना है, ये अगेन जाकर एक अल्केन पर अटैक करता है और अगेन इससे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके HCl बनाता है, अल्काइल रेडिकल बनाता है। फिर अल्काइल रेडिकल Cl2 पर अटैक करके RCl और Cl रेडिकल, और ये क्रम के अनुसार चलता रहता है 2 3 2 3 2 3 2 3, इसी को बोलते हैं चेन। तो इनिशिएशन के बाद जो रेडिकल क्रिएट होता है वो हाइड्रोकार्बन पर अटैक करके एक चेन को इंड्यूस करता है और बहुत फास्ट ये चेन आगे प्रोपोगेट करती है और ढेर सारा एल्किल क्लोराइड नाम का प्रोडक्ट मिलता है। तो यहां पर हमने जो अपना ऑर्डर लिखा हुआ है ये इसी बात को समझाता है कि पहला स्टेप हुआ चेन इनिशिएशन, फिर दूसरा, तीसरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये पूरी लूप चलती है बच्चों, ये पूरी लूप चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, इसी को बोलते हैं चेन। तो क्या ये अंत तक रुकेगी नहीं? क्या ये इनफाइनाइट चलेगी? ऐसा नहीं है। इस चेन को रोकने के लिए लास्ट में एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है चेन टर्मिनेशन, चेन को रोकने वाला रिएक्शन, और ये होता है चेन टर्मिनेशन। बच्चों देखिए, ये जो चेन रिएक्शन है इसको रोकने के लिए कुछ स्टेप्स जिम्मेदार हैं। अगर वो स्टेप्स होते हैं तो चेन में बाधा उत्पन्न होती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती है। वो क्या स्टेप होते हैं? ध्यान रखें, याद करने का सबसे सरल तरीका ध्यान रखने का, जब भी दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ेंगे वहां पर चेन को ब्रेक करेंगे। जैसे आपने पहला स्टेप 4 देखिए, यहां पर अल्काइल फ्री रेडिकल Cl रेडिकल से मिलके RCl बना रही है। वहां बात समझिए, यहां पहले क्या हो रहा था, जो चेन चल रही थी, अगर आप इस चेन में देखें सेकेंड और थर्ड में, तो एक रेडिकल है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है, एक रेडिकल है, दूसरा न्यूट्रल कंपाउंड है। इसका रॉ मटेरियल Cl है, इसका रॉ मटेरियल R है। बच्चों स्टेप 2 का रॉ मटेरियल जो है, जो चेन को आगे बढ़ाता है, वो Cl रेडिकल है और स्टेप 3 का अल्काइल रेडिकल है। अगर आप इनके रॉ मटेरियल्स को ही यहां से गायब कर दे, इस्तेमाल कर लें, तो यहां पर रॉ मटेरियल की कमी हो जाएगी और चेन रुक जाएगी। और यही होता है चेन टर्मिनेशन में, यहां पर जो रेडिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को कंबाइन करना शुरू करते हैं। तो स्टेप 2 और स्टेप 3 में जो रेडिकल रॉ मटेरियल है उसकी क्राइसिस हो जाती है और उसकी कमी के कारण चेन टर्मिनेट हो जाती है, चलना बंद कर देती है। तो आपको मोर देन वन में पूछा जा सकता है इनमें से कौन से चेन टर्मिनेशन रिएक्शन है। तो दो रेडिकल्स जब भी मिलते हैं, RCl हो, RR हो, ClCl हो, ये सारे चेन टर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और वन ऑप्शन अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट टिक करना हो तो वो है स्टेप 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चेन टर्मिनेशन रिएक्शन है। अल्किल रेडिकल हैलोजन रेडिकल से मिलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चेन टर्मिनेशन रिएक्शन है। तो बच्चों हमने ये बताया। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि आखिर ये फ्री रेडिकल रिएक्शन को कौन प्रेरित करता है। और बातों बातों में कहीं ना कहीं हमने पहले भी आपको बताया, फ्री रेडिकल रिएक्शन आर इनिशिएटेड और एक्सेलरेटेड। देखिए दो शब्दों पर आपको टिक करना है, इनका जागरण और इनकी तेजी, इनको इंड्यूस करना, स्टार्ट करना और इनको तेजी लाना, दोनों ही काम फ्री रेडिकल्स के प्रेजेंस में होता है। अगर आपने एक्सटर्नल फ्री रेडिकल डाला है, कोई पेरोक्साइड डाला है, तो इनकी रफ्तार बढ़ती है और ये स्टार्ट भी होते हैं। अगर आपने लाइट और बढ़ा दी या लाइट की मौजूदगी रखी तो भी रिएक्शन स्टार्ट होता है और एक्सेलरेट होता है। तो दोनों ऑप्शन पे टिक करना है।
प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये रिएक्शन को स्टार्ट भी करने के लिए जिम्मेदार हैं और तेजी देने के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो ये आपको बहुत और क्यों ऐसा होता है हम आपको बताएं। जब आप लाइट डालते हैं तो हमने आपको बताया है लाइट का क्वांटा जाता है, बॉन्ड पर हिट करता है और उसको इक्वली तोड़ता है, होमोलिसिस करता है। और जो एक्सटर्नल आप फ्री रेडिकल लेते हैं पेरोक्साइड के रूप में, H2O2 ले लिया, पेरोक्सीबेंजोइक एसिड ले लिया, मेटाक्लोरोपेरोक्सीबेंजोइक एसिड ले लिया, ये सब क्या करते हैं, ये खुद टूटते हैं रेडिकल्स में। और ये जो रेडिकल्स में टूटते हैं तो सामने वाले को भी प्रेरित करते हैं रेडिकल्स में टूटने के लिए। इसीलिए एक्सटर्नल फ्री रेडिकल जब लेते हैं तो वो रिएक्शन को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर इसके फीचर्स देखेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, जब आप अल्केन पर हैलोजेंस का रिएक्शन कराते हैं फ्री रेडिकल के कंडीशन में, लाइट में, हीट में या प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में, तो इनकी रिएक्टिविटी, फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोसिव होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आखिर ये रिएक्टिविटी किस बात पर निर्भर करती है इनका, जैसे आप इस पर लाइट गिराते हैं तो लाइट इसको तोड़ता है, तो क्या आसानी से टूट रहा है कि मुश्किल से टूट रहा है? अगर आसानी से टूटता है तो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। और आपको बता दें कि ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये आसानी से टूटता है और इसके पीछे जो जिम्मेदार होता है कहीं ना कहीं बॉन्ड एनर्जी, तो इसके पीछे एक बहुत जो अहम रोल निभाता है वो, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन का हम आपको बताएं, फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्लोरीन से कमजोर है। फ्लोरीन का बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, तो आसानी से टूट जाता है तो लाइट, बहुत सारी प्रकार की लाइट इसको तोड़ने में सक्षम होंगी और जब लाइट इस पर पड़ती है धमाके से ये एकदम टूटना शुरू करता है, आसानी से टूटना शुरू करता है और रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है एंड दिस ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है कि किन सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। बच्चों यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट बात है, पहले तो आप ऑर्डर देख लें, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन होता है बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। हमने आपको जैसे ये ऑर्डर बताया बेंजाइलिक, अब आप बात समझे, इसको हम अगर आपको एक उदाहरण से समझाएं तो आप देख सकते हैं, जैसे हमने बेंजाइलिक बनाया तो देखिए हमने एक बेंजीन बनाया, यहां पर बेंजाइलिक कार्बन लगाया, ये बेंजाइलिक, ये हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन बेंजाइलिक हाइड्रोजन होते हैं। बच्चों होता क्या है, इसकी रिएक्टिविटी फ्री रेडिकल प्रोसेस के लिए बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड होते हैं ये वीक बॉन्ड होते हैं, इनका होमोलिसिस आसानी से हो सकता है। होमोलिसिस मतलब इस बॉन्ड को अगर आप फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करना चाहें बहुत आसानी से। क्यों आखिर ये बॉन्ड कमजोर होता है? उसके पीछे जो रीजन होता है, यहां पर जो आपको इंटरमीडिएट, ये जो बेंजाइल फ्री रेडिकल क्या मिल रहा है, बेंजाइल फ्री रेडिकल, ये बहुत स्टेबल होता है और कोई भी काम तब तेजी के साथ होता है, ज्यादा टेंडेंसी के साथ होता है, जब उसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो स्टेबल है। तो यहां जो बेंजाइल फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है ये मीसोमरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज होता है। कैसे? रेडिकल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो यहां पर मीसोमरिक इफेक्ट से रेडिकल जो है वो स्टेबलाइज होता है और जो चीज स्टेबल होती है वो टेंडेंसी के साथ बनती है, इसीलिए बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है। फिर जो अगली जो बात आती है, फिर जो अगला यहां पर एलाइलिक में आप देख सकते हैं बच्चों, एलाइलिक में अगर आप देखें तो यहां पर भी रिएक्टिविटी बेंजाइलिक के बाद है। क्यों? क्योंकि एलाइलिक का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये भी वीक होता है, क्योंकि जब इसकी होमोलिसिस होती है तो इस कार्बन पर जो ये फ्री रेडिकल आता है ये रेडिकल सिंगल डबल, तो ये जो रेडिकल सिंगल डबल वाला फीचर है ये मीसोमरिक इफेक्ट को इनवाइट करता है। तो यहां पर मीसोमरिक स्टेबलाइजेशन है, लेकिन बेंजाइलिक से कम है, इसलिए रिएक्टिविटी कम हो जाती है। बेंजाइलिक ज्यादा, एलाइलिक कम। उसके बाद बात उठती है 3 डिग्री की। 3 डिग्री क्यों एलाइलिक से पिछड़ जाता है? क्योंकि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए मीसोमरिक इफेक्ट बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है, बहुत हाईली रिस्पॉन्सिबल होता है। और 3 डिग्री
2 डिग्री 1 डिग्री, इन तीनों में मीजोमरिक इफेक्ट नहीं होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन मीजोमरिक से पिछड़ जाता है, इसीलिए बेंजाइलिक सबसे ज्यादा क्योंकि वहां मीजोमरिक सबसे ज्यादा, फिर एलाइलिक क्योंकि वहां मीजोमरिक कम है, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री क्योंकि इनमें मीजोमरिक इफेक्ट नहीं है। आखिर 3 डिग्री क्यों इतना ज्यादा है 2 डिग्री और 1 डिग्री से? क्योंकि यहां पर 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है। जिस कार्बन पर रेडिकल कैरेक्टर है उससे डायरेक्टली जो जुड़े कार्बन हैं उनको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उनसे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। यहां 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं, और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज्यादा होती है हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन अगर आप 2 डिग्री में बात करेंगे तो 2 डिग्री में 3 और 3 6 और 1 डिग्री यहां पर देख सकते हैं मात्र 3। तो जैसे जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन कमजोर होता है, जैसे जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन कमजोर होता है स्टेबिलिटी भी सफर करती है। तो सबसे ज्यादा बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ये हमने आज के सेशन में आपको बताया कि फ्री रेडिकल किस कंडीशन में होता है, कहां रिएक्टिविटी रिएक्टेंट की ज्यादा होती है, सबस्ट्रेट की ज्यादा होती है। हमने आपको मैकेनिज्म बताया, इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, ये सारी बातें आगे भी जारी रहेंगी। और भी कुछ फ्री रेडिकल के इंपॉर्टेंट फीचर्स और भी इसके स्टेबिलिटी से, रिएक्शन से जुड़ी बातें हम लोग अगले वीडियो में बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। तब तक आप लोग इसी प्रकार से दृढ़ता से मेरे वीडियोस को समझते रहिए, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।